नमस्कार। आज हम लाल किताब 1952 के गहरे ज्ञान में उतरेंगे और ये समझेंगे कि कैसे हमारे बुजुर्गों का अतीत हमारे आने वाले कल की नींव रखता है। अगर किसी को लगता है कि उनके वर्षफल में ऐसी ही स्थिति बन रही है और ये समझ नहीं आ रहा कि खाना नंबर 3, 11, 5, 9 और 10 के फल इस साल कैसे रहेंगे, खासकर अगर पापी या दुश्मन ग्रहों का योग बन गया हो, तो अपना सवाल कमेंट में जरूर पूछें और मैं संजय आपकी मदद करूंगा। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है ये लाल किताब 1952 पर आधारित है। ये किताब बात करती है किस्मत के उन छिपे हुए, कह सकते हैं, गैबी या हवाई असर की। असल में ये वही ताकतें हैं जो हमारे भाग्य को बनाती हैं और हमारी जिंदगी में वो अचानक वाले उतार चढ़ाव लेकर आती हैं। लाल किताब का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है, वो ये कि हमारी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव, जैसे बचपन हो या जवानी, वो असल में हमारे परिवार में होने वाली घटनाओं से ही शुरू होते हैं। भाइयों के जन्म से जवानी का दौर शुरू होता है और जब बच्चे पैदा होते हैं तो हमारी आगे की जिंदगी की दिशा तय होती है। मतलब साफ है, हमारा भाग्य हमारे वंश से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाकर ये जानते हैं कि भाई बहनों और बच्चों का जीवन हमारी जन्म कुंडली पर सीधा सीधा असर कैसे डालता है और हमारे भाग्य को एक नई दिशा कैसे देता है। अच्छा, इसे समझने के लिए इन 3 खास घरों को जानना बेहद जरूरी है। खाना नंबर 9, ये है हमारे बुजुर्गों और हमारे भाग्य का घर। खाना नंबर 3 हमारे भाई बहनों से ताल्लुक रखता है और खाना नंबर 5 ये है हमारी औलाद यानी हमारे बच्चों का घर। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नियम काम करता है। देखिए, लाल किताब के हिसाब से खाना नंबर 9 जो बुजुर्गों की हालत बताता है, उसमें बैठे ग्रह का असर असल में तब शुरू होता है जब खाना नंबर 3 से जुड़े किसी भाई या बहन का जन्म होता है। ये हमारे भाग्य के उस पारिवारिक कनेक्शन को दिखाता है। और देखिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब औलाद यानी खाना नंबर 5 का जन्म होता है तो ये असर एक बार फिर से बदल जाता है। मतलब किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीती जागती कहानी है जो परिवार के बढ़ने के साथ साथ आगे बढ़ती है। यहाँ पर ग्रहों का असर बहुत नाटकीय हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर औलाद के घर यानी खाना नंबर 5 में पापी ग्रह बैठे हों और उधर खाना नंबर 8 में उनका कोई दुश्मन ग्रह आ जाए, तो जो आमदनी का घर है खाना नंबर 11, वो अचानक बिजली की तरह बुरा असर देना शुरू कर देता है। और सोचिए, अगर इसी योग में खाना नंबर 11 खाली हो तो इसे आमदनी के मामले में सोई हुई किस्मत का दौर माना जाता है और ऐसे में भाई बंधुओं से भी किसी बहुत बड़े फायदे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। चलिए अब एक और गहरी परत को समझते हैं। कुंडली में ग्रहों की जगह कैसे दोस्तों को भी दुश्मन बना सकती है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। लाल किताब का एक और कमाल का सिद्धांत है कि जब खाना नंबर 10 और खाना नंबर 5 इन दोनों में ही कोई ना कोई ग्रह बैठा हो तो एक अजीब सा टकराव पैदा होता है। ये दोनों ग्रह आपस में जहरी दुश्मन बन जाते हैं, भले ही असल में वो दोस्त क्यों ना हो। एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए खाना नंबर 10 में चंद्र यानी माता हैं और खाना नंबर 5 में मंगल यानी भाई है। अब ज्योतिष में तो चंद्र और मंगल दोस्त हैं, लेकिन इस कुंडली में वो जहरी दुश्मन बन जाएंगे और इसका असर जातक की 24 साल की उम्र में जो चंद्र का समय है और 28 साल की उम्र में जो मंगल का दौर है, माता और भाई पर अच्छा नहीं होगा। लेकिन हर नियम का एक तोड़ भी होता है। अगर खाना नंबर 9 यानी भाग्य स्थान में सूरज या चंद्र जैसे ग्रह बैठे हों तो ये एक तरह की दिव्य ढाल का काम करता है। ये खाना नंबर 5 में बैठे पापी ग्रहों के बुरे असर से औलाद की रक्षा कर लेता है। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर आते हैं। बुजुर्गों की दौलत और हमारी अपनी संपत्ति के बीच क्या रिश्ता है। लाल किताब इसे एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देकर समझाती है। इस योग को कुछ ऐसे समझिए। अगर खाना नंबर 9 एक बहुत बड़ा समंदर है तो खाना नंबर 2 ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की एक लंबी कतार है और ये दोनों मिलकर किस्मत की एक हवाई ताकत बनाते हैं। अब देखिए किस्मत का खेल कैसे चलता है। जब खाना नंबर 9 रूपी समंदर से मॉनसून की हवाएं उठती हैं और खाना नंबर 2 रूपी पहाड़ों से जाकर टकराती हैं, तब होती है सोने की बारिश। यानी अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा है तो बुजुर्गों की दौलत मिलती है, लेकिन अगर खाना नंबर 2 खाली है तो ये हवाएं बिना बरसे ही आगे निकल जाती हैं। और ये फायदा आखिर मिलेगा कब?
ये उस ग्रह की उम्र में मिलता है जो खाना नंबर 2 में बैठा हो, यानी सही समय का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, एक सवाल और मन में आता है कि क्या होगा अगर पहाड़ तो हो लेकिन समंदर ही ना हो? मतलब खाना नंबर 2 में तो ग्रह हो लेकिन खाना नंबर 9 खाली पड़ा हो। दोनों ही सूरतों के नतीजे बड़े दिलचस्प हैं। अगर खाना 9 खाली हो और 2 में ग्रह हो तो ये ऐसा है जैसे पहाड़ तो खड़ा है पर उस पर कोई हरियाली नहीं। आमदनी चाहे कितनी भी हो वो बस दिखावे का धन होगी, एक जले हुए पहाड़ के नज़ारे की तरह। और वहीं अगर खाना 9 में ग्रह हो पर 2 खाली हो तो मॉनसून की हवा बस बेकार चली जाएगी। बुजुर्गों की दौलत का सिर्फ एक वहम सा रहेगा, लेकिन असल में फायदा कभी नहीं मिलेगा। तो आज हमने लाल किताब 1952 के कुछ बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण नियमों को समझा। आइए एक बार जल्दी से खास बातों को दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, हमारा भाग्य हमारे बुजुर्गों, भाई बहनों और बच्चों से जुड़ा हुआ है और उनके जीवन की घटनाओं के साथ बदलता रहता है। दूसरी बात, ग्रहों की दोस्ती और दुश्मनी कुंडली में उनकी जगह के हिसाब से तय होती है। तीसरी, बुजुर्गों की दौलत का लाभ तभी मिलता है जब खाना नंबर 9 यानी समुंदर और खाना नंबर 2 यानी पहाड़ दोनों का मेल हो। और आखिर में खाना नंबर 9 में सूरज या चंद्र जैसे ग्रह एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकते हैं। अब एक सवाल सबके लिए। लाल किताब 1952 के अनुसार अगर खाना नंबर 9 में उत्तम ग्रह हो लेकिन खाना नंबर 2 खाली हो तो जातक को बुजुर्गों की दौलत का क्या फल मिलेगा? इस पर थोड़ा विचार करें और अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। ये सारा ज्ञान हमें लाल किताब 1952 के अनमोल खजाने से मिला है, एक ऐसा प्राचीन ज्ञान जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। इस ज्ञान के साथ सीखते रहें। जय माता दी।